Okay, so yesterday, lastly, we have discussed power, right? And after the power collision, we have discussed, and in that three types of collisions we have discussed. Which were they? Elastic, completely inelastic and inelastic. Completely inelastic and सिर्फ inelastic. Okay. So, क्या डिफरेंस है उनमें? इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो जाती है और कंप्लीटली इलास्टिक में कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, कंजर्व नहीं रहती है। कंप्लीटली कंजर्व भी नहीं होती है और नॉन लॉस्ट होती है। हाँ, completely lost भी नहीं होती है। Yes. So based on that, we have to derive equations. Okay, numericals also and equations also. This derivation can be asked as numerical also and can be asked as theory also. दोनों वे में कि भाई derive the equation of say V2 after the collision or say V1 after the collision in one dimension for completely inelastic collision or say for elastic collision कैसे भी पूछ सकते हैं। ओके, तो हमें डिस्कस करना है, तो हम स्टार्ट करते हैं ऐसे collision in one dimension। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? वन डायमेंशन मतलब से लेट अस एज्यूम से एक्स डायरेक्शन। सो हम एक्स डायरेक्शन की ही बात करते हैं। ओके, मतलब कि एक लाइन में कुछ हमारे दो ऐसे ऑब्जेक्ट हैं 1 and 2। ओके, सो टू ऑब्जेक्ट्स आर देयर। सो ये सपोज रेस्ट पे है और ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है। अगेन जब ये देखो, हाँ यहीं से बता दे रहा हूँ, तो फिर इक्वेशन यहाँ पे लिखना। ओके, पहले ये समझ लो फिर मैं इक्वेशन लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो क्या है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास है से m1, इसका मास है से m2। ये अभी कोई इनिशियल वेलोसिटी में है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है दैट इज u1। इसके पास क्या समझना है, ये बुक के नोटेशन से समझना है या u1 v1 से समझना है? समझ में आए वैसे तो यही आएगा। चलो, सो u1 एंड से यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी अभी तो वो रेस्ट पे है, एज्यूमिंग दैट इज u2 दैट इज इक्वल्स टू 0। डन। अब ये इनिशियल कंडीशन थी, ये कौन सी कंडीशन थी? बिफोर द कॉलिजन। डन, डबल एल है ना? हाँ, ओके, तो ये बिफोर द कॉलिजन था। नाउ आफ्टर दिस कॉलिजन, आफ्टर द कॉलिजन क्या होगा? वन डायमेंशन है, दैट मींस कहीं और नहीं जाना है, सीधे सीधे ही जाना है। तो सीधे सीधे ही जाना है मतलब क्या? हम पहले तो बात किसकी कर रहे हैं? तो हम पहले यहाँ पे बात कर रहे हैं कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन की। देखो, इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व्ड रहता है मोमेंटम, और कंप्लीटली इन इलास्टिक में कंजर्व्ड रहेगा नहीं। मतलब कि जो इनिशियल मोमेंटम है दैट विल नॉट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अंडरस्टूड? ओके, सो हम बात कर रहे हैं कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन की। ओके, इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है। कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं। तो अब होगा क्या कि ये यहां टकराया, दिस वन टकराया विथ 2। ओके, सो क्या होगा कि दो केस हो सकते हैं। कौन से दो केस हो सकते हैं फॉर दिस कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन? कि टकराने के बाद 2 कोई स्पीड से मूव कर रहा है आगे और 1 भी कोई स्पीड से मूव कर रहा है आगे, लेकिन दोनों के मोमेंटम का अगर सम करे तो वो मोमेंटम किसके जितना होगा? इसके जितना, क्योंकि पहले मोमेंटम तो इसके पास ही था। देखो, बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व्ड। सो बिफोर द कोलिजन के लिए मोमेंटम अगर लिख दे तो क्या होगा? m1 u1 प्लस m2 u2, लेकिन u2 0 है, सो वो हो किया जाएगा m1 u1। डन। u2 0 है, ये तो 0 था ना, अभी वो मूव नहीं कर रहा था, मूव सिर्फ ये कर रहा था। डन। बिफोर द कॉलिजन का मोमेंटम समझ में आ गया। अब आफ्टर द कॉलिजन, सो आफ्टर द कॉलिजन में जैसे मैंने बताया था 2 केस हो सकते हैं। एक तो कॉइन के साथ स्ट्राइकर जब टकराया, कोलाइड हुआ,
तब स्ट्राइकर वहीं के वहीं चिपक गया, बैठ गया, अपनी सारी की सारी एनर्जी कॉइन को दे दी। ओके, तो वो इलास्टिक कोलिजन की बात है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? कंप्लीटली इन इलास्टिक। तो इलास्टिक का एग्जांपल ही नहीं लेते। ओके, हम कंप्लीटली इन इलास्टिक की बात कर रहे हैं। मतलब क्या कि स्ट्राइकर मैंने मारा, जैसे ही वो कॉइन पे टकराया, स्ट्राइकर भी बाहर, बोर्ड के बाहर, और कॉइन भी बोर्ड के बाहर, दोनों। मतलब मेरी एनर्जी का यूज ही नहीं हुआ, वो लॉस्ट हो गई। मेरी एनर्जी क्या हो गई? कंजर्व्ड नहीं रही, लॉस्ट हो गई। समझ में आ गया? और दूसरा केस जो बुक की वर्डिंग में, बुक में जो लिखा हुआ है वो, और क्या हो सकता है? ये आया, ये स्टेबल था, स्टैटिक था, और टकराया, और टकराने के बाद दोनों एक हो गए। क्या हो गए? एक, दोनों एक साथ, और ये दोनों एक साथ मूव करने लगे। और मैं कैसे बताऊं कि मेरी काइनेटिक एनर्जी कहां गई? 1 के पास गई या 2 के पास गई? क्योंकि दोनों एक साथ होने लगे। मतलब कि ये केस भी तुमने पता नहीं देखा हुआ, मैंने खेला हुआ है। मारा तो स्ट्राइकर के ऊपर कॉइन आ गया। हुआ है। हाँ ओके, स्ट्राइकर के ऊपर कॉइन आ गया और दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। ओके, लाइक दैट। अब पता कैसे चले कि किसके पास एनर्जी है? ओके, मेरी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो किसके पास गई पता नहीं चलेगा। सो साथ में हो गई। सो फिर हम लिख देंगे डायरेक्टली आफ्टर द कोलिजन के लिए हम लिख सकते हैं मास, मोमेंटम। तो मास m1 प्लस m2 एंड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इसके लिए v1 लिखते और इसके लिए v2 लिखते, बट यहां पर तो दोनों इकट्ठा हो गए हैं, इकट्ठा जा रहे हैं, तो पता ही नहीं चल रहा है कि v1 या v2। तो फिर हम सिंपली लिख देंगे से v। समझ में आया इतना? यहां तक समझ गए? फिर आगे पूरा कैलकुलेशन पार्ट है, सिंपल मैथ्स, सिंपल मैथ्स। ओके, 11th 12th का मैथ्स नहीं, 10th का मैथ्स, 10th तक का मैथ्स। लेकिन ये समझ में आया क्या किया हमने? हम कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं। वो तो अभी कंसेप्ट आया ही नहीं, हम तो अभी सिर्फ मोमेंटम की ही बात कर रहे हैं। ओके, सो क्या किया हमने? एक ऑब्जेक्ट था, वो स्टैटिक कंडीशन पे, रेस्ट पे था, उसके साथ कोई आके ऐसे टकरा गया, तो क्या होगा? टकरा गया तो अब हम बात कर रहे हैं कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन, मतलब लॉस्ट होने वाली है, कंजर्व्ड रहने वाली नहीं है। ओके, तो हुआ क्या कि साथ में ही दोनों मूव करने लगे, दोनों ही साथ में मूव करने, मतलब इकट्ठा हो गए और दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। ये बुक की ही लैंग्वेज है, अगर तुम ध्यान से पढ़ा होगा तुमने तो ये रहा कंप्लीटली इनइलास्टिक। On the other hand, the deformation may not be relieved and the two bodies could move together after the collision. Two bodies could move together after the collision. A collision in which two particles move together after the collision is called completely inelastic collision. Okay, but ये वर्डिंग समझ में ना आए तो मैंने तुम्हें इजीली बता दिया कि स्ट्राइकर के ऊपर ही दूसरा कॉइन आ गया। कहने का मीनिंग ये है कि ये इसके साथ टकराया, 1 और 2 साथ में मूव कर रहे हैं विथ पर्टिकुलर वेलोसिटी। दैट इज द एग्जांपल ऑफ कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन, साथ में मूव कर रहे हैं। कैरम के कॉइन में मैंने तुम्हें 2 एग्जांपल दिए, मारा, स्ट्राइकर, कॉइन दोनों बाहर। और उसी को डिफरेंट लैंग्वेज में बोलना हो तो स्ट्राइकर और कॉइन दोनों ही चिपक गए, मतलब स्ट्राइकर के ऊपर कॉइन आ गया और दोनों मूव कर रहे हैं। वो वाला याद रखो या ये वाला याद रखो, दोनों एग्जांपल इसी के हैं। और इस केस में देखो तो 1 टकराया 2 से, अब 1 और 2 डायरेक्टली, मतलब कि यहाँ पे 1 भी है, यहाँ पे 2 भी है, दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, मतलब वेलोसिटी दोनों की सेम हो गई। समझ में आ गया? जैसे स्ट्राइकर के ऊपर कॉइन, तो वेलोसिटी दोनों की सेम हो गई। अंडरस्टूड? हाँ या ना? ओके, तो फिर मैंने बिफोर द कोलिजन के लिए लिखा, सो मेरा था इसका m1u1 और इसका था m2u2। तो भाई m1u1 और m2u2 में u2 तो 0 है, तो u2 0 हो गया, तो फिर m2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। देयरफॉर बिफोर द कोलिजन मेरा मोमेंटम की वैल्यू आ गई m1 into u1। सर, हाँ, ये इसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि सपोज m2 का मास m1 से ज्यादा है, तो दोनों ही रेस्ट पे आ गए? हो सकता है, हो सकता है, वो भी हो सकता है, दोनों रेस्ट पे आ गए, वो भी हो सकता है। या फिर अगर m2 का मास बहुत ज्यादा है तो होगा क्या कि वो टकराया, मतलब जैसे ऐसे हाथी खड़ा हुआ है, ओके, और हम खेल रहे हैं, हम ऐसे ही जंगल में खेल रहे हैं, सो हमारा प्लास्टिक का बॉल हाथी के ऊपर गलती से लग गया, तो बॉल लग के ठुक करके ठुक पीछे आ जाए,
पीछे आ जाएगा, मतलब हाथी को लगा और फिर बॉल वहीं नीचे गिर जाएगा या थोड़ा बहुत पीछे भी आएगा, क्योंकि उसकी ऐसे बॉडी होती है। ओके, तो पीछे आ जाएगा। तो क्या हाथी मूव हुआ? नहीं हुआ। तो मूवमेंट ऑफ हाथ मतलब मोमेंटम हाथी के लिए तो कुछ है ही नहीं, कुछ लगा ही नहीं है, मच्छर वच्छर आया होगा लाइक दैट। ओके, पता नहीं बॉल को ही मच्छर आया होगा ऐसा है, तो एक्चुअल में मच्छर तो उसके लिए कुछ है ही नहीं। ओके, जस्ट गिव यू एग्जांपल। तो हाँ, ऐसा हो सकता है। वो केस हम थियरी के बाद में डिस्कस करेंगे, हमें देखना ही है वो। ओके, सो कम आफ्टर द कॉलिजन क्या हो जाएगा, मास दोनों एक साथ में हो गए तो m1 प्लस m2, एंड वेलोसिटी अब मैं पहले वाला हो तो मैं v1 लू, दूसरे वाला हो तो v2 लू, लेकिन दोनों एक साथ में एक ही वेलोसिटी से जा रहे हैं, इसलिए मैंने सिर्फ v लिया है। अंडरस्टूड? ये समझ में आया? अब आगे मैं बढ़ू, इतना समझ में आ गया? ये कैसे लिखना है तुम्हें समझ में आ गया? ओके, अब हम बात किसकी कर रहे हैं? देखो पहले मैं ये लिख देता हूँ, मोमेंटम इज कंजर्व। तो देखो आगे लिखता हूँ अभी। जैसे बिफोर द कॉलिजन मेरे पास क्या था, m1 u1, क्योंकि m2 u2 तो चला गया। आफ्टर द कॉलिजन मेरे पास क्या है, m1 प्लस m2 इंटू v। अब मैं v को एक साइड रख रहा हूं, therefore v इज इक्वल्स टू से m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। डन। v को यहीं रहने दिया तो m1 m2 नीचे आ गए, तो m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। डन, इतना समझ में आ गया? पक्का? ओके, नाउ हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है। हम कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है मतलब क्या, पहले कुछ काइनेटिक एनर्जी थी और बाद में नहीं रही। ओके, मतलब पहले बिगर वैल्यू है और बाद में लोअर वैल्यू है या जीरो है। ओके, दैट मीन्स अगर मैं इनिशियल माइनस फाइनल करूं, अगर इनिशियल माइनस फाइनल करूं तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? सोच के बताओ। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी करूं तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी या जीरो आएगी? कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन है। अब भी अगर मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से फाइनल काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर रहा हूं तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो है ना, ये मूव कर रहा है ना। ओके, बट आफ्टर दैट दोनों मूव नहीं कर रहे हैं, या तो फिर मूव कर रहे हैं लेकिन इसके जितनी तो वेलोसिटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी इसके जितनी वेलोसिटी? क्योंकि हम बोल रहे हैं ना कि कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन है, और कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, कंजर्व्ड नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी का लॉस मतलब कम हो गई, कम हुई, कंप्लीटली एकदम जीरो हो गई या फिर कम हो गई। तो जीरो हो गई तो कोई बात ही नहीं है, और अगर कम हुई तो सेकेंड स्टेट में, मतलब एक कोलिजन के बाद एनर्जी कम है तो इनिशियल माइनस फाइनल करूंगा तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है और इसकी वैल्यू कम है या जीरो है। ओके, सपोज इसकी वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू 2 है, तो भी 10 माइनस 2 करूंगा तो 8 आएगी, विच इज पॉजिटिव। और इसकी वैल्यू सपोज काइनेटिक एनर्जी लॉस ही हो गई है, तो इसकी 10 थी और बाद में तो 0 ही हो गई है, तो 10 माइनस 0 करूंगा तो भी आंसर आएगा 10, मतलब एक्चुअली आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये समझ में आया? पक्का? तो ये मैं कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, डेल्टा के फाइंड कर रहा हूं। डेल्टा के मैं लिख क्या रहा हूं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। डन। ओके, अब यहां पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में मेरा कौन कौन था, m1 u1 एंड m2 u2। तो m1 u1 के लिए लिखूं तो क्या लिखूंगा, हाफ m1 u1 का स्क्वायर। डन। फिर हाफ m2 u2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं, लेकिन u2 है 0, इसलिए फिर मैं अभी लिख नहीं रहा हूं, या लिखूं 0 ही है वो, तो उसको 0 ही करना है बाद में। ओके, तो इनिशियल हो गया माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी में दोनों एक साथ मूव कर रहे थे, तो मास है उनका, अरे हाफ भी आएगा ना, सो से हाफ m1 प्लस m2 हो गया है वो, और वेलोसिटी उनकी हो गई है v द होल। डन। ओके, दैट मीन्स सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, हाफ m1 u1 का स्क्वायर
माइनस ये जो v है उसमें हम ये वैल्यू डाल देंगे, ये v की वैल्यू जो हमने फाइंड की है दैट वैल्यू वी विल पुट इन दिस। समझ में आ रहा है? तो अब v में वैल्यू डाल रहा हूं तो क्या होगा, हाफ m1 प्लस m2, v की वैल्यू डाले तो ये देखो से m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 डन। लेकिन 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 स्क्वायर है, सो ये m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर m1 प्लस m2 टू द होल स्क्वायर। क्या किया, 1/2 m1 प्लस m2 वहीं पे है, v का स्क्वायर लिखना है तो m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 टू द होल स्क्वायर। अब आगे देखो कैलकुलेशन, ये एक ब्रैकेट है और नीचे स्क्वायर है तो ये कट हो गया और ये स्क्वायर कट हो गया, डन। तो रहा क्या, हाफ m1 u1 का स्क्वायर माइनस हाफ m1 का स्क्वायर और u1 का भी स्क्वायर, डन। समझ में आया? अब दोनों में से कॉमन क्या है, हाफ m1 u1 तो कॉमन है, अरे u1 स्क्वायर ही कॉमन है, डन। हाफ m1 u1 स्क्वायर दोनों में है, सो ब्रैकेट दोनों में है, कॉमन ले लिया तो यहां पर तो कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ ही कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 1 माइनस यहां पे हाफ चला गया, m1 चला गया लेकिन एक m1 है, वो लिखना रह गया क्या, यस यहाँ पे लिखना रह गया है m1 प्लस ओके। तो m1 चला गया है तो एक m1 रहा, u1 स्क्वायर चला गया है, सो m1 के नीचे क्या रहा, m1 प्लस, डन। अब यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, एलसीएम लेंगे, m1 u1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा से m1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, डन। प्लस m1 माइनस m1 कट हो गया, तो हमारे पास आंसर आया है डेल्टा k इज इक्वल्स टू हाफ m1 u1 का स्क्वायर और यहां पे क्या बचा, m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस डन, दैट्स इट। ओके, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, देखो इसमें कहीं पे भी नेगेटिव वेगेटिव कुछ भी नहीं है। ओके, इसको और अच्छे से लिखना होता है, ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा के इज इक्वल्स टू m1 m2 u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 ट्वाइस। ओके, डन। ये समझ में आया? तो हमने प्रूव किया, क्या प्रूव किया कि अगर हम इनिशियल माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी लेंगे तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, तो पॉजिटिव ही वैल्यू आई है, देखो कहीं पर भी नेगेटिव कुछ भी नहीं है। सो इसमें हम सारी भी वैल्यू डाल दे, m1 m2 u1 जो भी वैल्यू डाले, आंसर काइनेटिक एनर्जी का क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स कि ki माइनस kf का आंसर पॉजिटिव आया, दैट मीन्स हमारी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है। अगर यही सेम हमने ऐसा किया होता, कैसा किया होता, kf माइनस ki फाइनल माइनस इनिशियल, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए था, नेगेटिव। ओके, नेगेटिव आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि फाइनल तो सपोज जीरो है या लेस वैल्यू है, उसमें से बड़ी वैल्यू, जीरो में से बड़ी वैल्यू या नेगेटिव में से छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो वो आंसर नेगेटिव आना चाहिए। तो दोनों वे में हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीटली इन इलास्टिक के लिए कंप्लीट हुआ। तो देखो अभी बुक में कहां गया ये केस, कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन, ये है, हाँ ये देखो हमने कितना कुछ किया। ठीक है, कोई बात नहीं, ये रहा हाफ m1 m2 v1 i स्क्वायर। तो देखो हाफ m1 m2 u1 स्क्वायर डिवाइड बाय m1 प्लस m2। दिस इक्वेशन नंबर नहीं दिया उन्होंने, बट ये जो इक्वेशन तुम्हें दिख रहा है, ये इक्वेशन दैट वी हैव डिराइव्ड। अंडरस्टूड? यहां तक का पूरा समझ में आ गया। ये हमने कंप्लीटली इन इलास्टिक के लिए डिराइव कर लिया है।
डन? Yes. समझ में आ गया? ओके चलो बढ़े आगे। Just a minute. Done. चलो सो नाउ वी विल मूव नेक्स्ट। अब हम बात कर रहे हैं कंप्लीटली इनइलास्टिक की बात की, अब हम बात कर रहे हैं इलास्टिक कोलिशन की। इलास्टिक कोलिशन की बात कर रहे हैं। सो इलास्टिक कोलिशन की बात करें तो अगेन देखो क्या होगा। अब वापस उसमें आते हैं कैरम पर। हाँ चलो सो इलास्टिक कोलिशन मतलब मैंने मारा, अब स्ट्राइकर वहीं रह गया और स्ट्राइकर की सारी एनर्जी चली गई कॉइन में, सो कंजर्व हो गया ना। सो इलास्टिक कोलिशन मतलब क्या? काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। और से दूसरा केस भी हो सकता है क्या? मैंने मारा तो सपोज मैंने 10 जूल से मारा, कितनी एनर्जी से मारा? 10 जूल, काइनेटिक एनर्जी मेरी थी 10 जूल। अब वो स्ट्राइकर को टच हुआ, अब दोनों मूव कर रहे हैं, कॉइन भी आगे मूव कर रहा है और स्ट्राइकर भी मूव कर रहा है। स्ट्राइकर मूव कर रहा है सपोज 2 जूल से और कॉइन मूव कर रहा है सपोज 8 जूल से। सो 8 + 2 10 हो गया और पहले भी मेरा 10 था, दैट मीन्स कंजर्व्ड हुआ। इसी को इलास्टिक कोलिशन बोलेंगे ना। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड मतलब कि सेम रहेगी, कम नहीं होगी, बढ़ने की तो सवाल ही नहीं है। अंडरस्टूड? ओके सो हम ये केस लेते हैं, कौन सा? कि मैंने मारा और पार्टली एनर्जी रही किसमें? स्ट्राइकर में, और पार्टली मतलब 50-50 से 80% चली गई कॉइन में और 20% चली गई किसमें? स्ट्राइकर में। मतलब दोनों मूव कर रहे हैं। मेरे कहने का मीनिंग क्या है? दोनों मूव कर रहे हैं। दोनों की एनर्जी का सम कर दोगे तो जो इनिशियल स्ट्राइकर के पास एनर्जी थी वही आ जाएगी। बिफोर द कोलिजन स्ट्राइकर के पास जो एनर्जी थी, आफ्टर द कोलिजन स्ट्राइकर और कॉइन के पास जो एनर्जी है उनका सम कर दोगे, दैट विल बी इक्वल। हाँ या फिर से बोलो, क्या बोल रहा हूं? बिफोर द कोलिजन स्ट्राइकर के पास एनर्जी है, बिफोर द कोलिजन, दैट विल बी इक्वल टू, शुड बी इक्वल टू एंड मस्ट बी इक्वल टू। क्यों? क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है। तो जितनी पहले कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी है उतनी ही बाद में होनी चाहिए। तो स्ट्राइकर की एनर्जी जो टोटल है, क्योंकि कॉइन की तो अभी रेस्ट, कॉइन तो रेस्ट में है भाई, तो कॉइन की तो कोई एनर्जी ही नहीं है। तो स्ट्राइकर की जितनी काइनेटिक एनर्जी है बिफोर द कोलिजन, टकराया, अब आफ्टर द कोलिजन स्ट्राइकर की एनर्जी एंड कॉइन की एनर्जी दोनों का अगर सम कर दे, दैट विल बी एंड दैट शुड बी एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू दी बिफोर द कोलिजन जो स्ट्राइकर की एनर्जी थी। डन? समझ में आ गया? ओके डन? तो अब हम करेंगे, देखो ये मेरा है पहले स्ट्राइकर, तो ये है M1 और से है U1 और ये है मेरी कॉइन, तो है M2 एंड U2, लेकिन अगेन वो 0 है, रेस्ट पे है। ओके ये था हमारा BC बिफोर द कोलिजन और अब हम कर रहे हैं AC आफ्टर द कोलिजन। ओके सो आफ्टर द कोलिजन क्या हुआ? अब ये भी मूव कर रहा है विथ सम वेलोसिटी, सो इसका क्या हो जाएगा? से M1 V1। ओके और कॉइन भी मूव कर रहा है तो उसका क्या हो जाएगा? M2 V2। दोनों ही 1 डायमेंशन पढ़ रहे हैं, मतलब ये ऐसे टकराएगा और ये लोग फिर ऐसे ही जा रहे हैं। देखो ये यहां से यहां आ गया और ये यहां से यहां आ गया। 1 डायमेंशन, ऐसे आगे पीछे नहीं भागना है, सीधा ही जाना है। 1 डायमेंशन, x तो x, y तो y, लाइक दैट।
अंडरस्टूड? ओके, अब जैसे पहले किया वैसे फिर से करते हैं, डन। लेकिन ये समझ गए यहाँ पे आया, हाँ डन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। चार्जिंग में डाल दो ओके चलो। सो अब हम जो अभी कैलकुलेशन किया वही फिर से कैलकुलेशन करते हैं। तो पहले तो मोमेंटम इज कंजर्व, तो मोमेंटम कंजर्व मतलब बिफोर दी कोलिजन मोमेंटम कितना था, m1 u1 प्लस m2 u2, लेकिन u2 लिख नहीं रहा हूं क्योंकि वो जीरो ही है। ओके, तो मोमेंटम m1 u1 इज इक्वल्स टू, आफ्टर द कोलिजन क्या हो गया, m1 v1 प्लस m2 v2, डन। ये समझ में आ गया। इसके पहले वाले केस में दोनों साथ में मूव करने लगे थे, इसलिए हमने m1 प्लस m2 इंटू पता ही नहीं है किसकी वेलोसिटी है, तो हमने सिर्फ v लिया था। अब ये याद रखने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए, ये समझ में आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी भी तो कंजर्व रह रही है। ओके, सो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, से हाफ m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसके लिए लिखेंगे तो हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। देखो m1 से m2, m2 से m1 भी लिख दिया तो पूरा कैलकुलेशन में लोचा हो जाएगा, तो आराम से ध्यान से m1 u1 स्क्वायर, m1 v1 स्क्वायर, m2 v2 स्क्वायर, डन। ओके, ये मेरा है इक्वेशन 1, ये मेरा है इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में ये हाफ 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 कट कर दिया। अब मैं देख सकता हूं कि इक्वेशन 2 में यहाँ पे v2 स्क्वायर है, v1 स्क्वायर भी है, तो मुझे ये लोगों को निकालना हो तो इन लोगों में भी v1 स्क्वायर या v2 स्क्वायर होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं विथ v2, तो क्या हो जाएगा, देखो m1 u1 v2, और ये साइड भी मल्टीप्लाई करूंगा तो कट हो जाएगा ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हो जाएगा, से यहाँ m1 v1 v2 प्लस m2 v2 स्क्वायर, डन। क्या किया, इक्वेशन 1 को v2 से मल्टीप्लाई किया, बोथ दी साइड, एक साइड नहीं कर सकते, बोथ दी साइड किया, तो देखो यहां से v2 और यहां से भी v2 कॉमन लेके कट कर सकता हूं, तो जो जैसा पहला था वैसा ही है, कोई चेंज नहीं किया मैंने, दोनों से जैसे रैशनलाइज करते हैं तो कोई चेंज नहीं है एक्चुअल में। सो से m1 u1 v2, m1 v1 v2 एंड m2 v2 v2, दैट इज v2 का स्क्वायर, डन। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से इसको माइनस कर दे रहा हूं, ये इक्वेशन 3 ले लो। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, से नाउ आई एम डूइंग 3 माइनस 2, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। तो 3 में क्या है, ये है, तो मैं लिख रहा हूं m1 u1 v2 माइनस ये आएगा m1 u1 स्क्वायर, डन। ओके, इज इक्वल्स टू यहाँ m1 v1 v2, डन। ओके, m1 v1 v2 ये रहा m1 v1 v2 माइनस m1, कहाँ गया है, एक मिनट मैं दूर से देख रहा हूँ, m1 u1 v2 माइनस m1 u1 स्क्वायर, करेक्ट, m1 v1 v2 माइनस m1 v1 का स्क्वायर, देन वापस ये m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 v2 स्क्वायर, तो वो तो कट हो गया, समझ में आया, पक्का। ओके, तो से अब आगे हम निकालते हैं
V2 यहाँ पे है, ये साइड, ये इसको ये साइड ले आओ तो क्या हो जाएगा, देखो मैं V2 कॉमन ले रहा हूँ, किस किस में से, एक इसमें से और एक इसमें से, डन। V2 कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ क्या बचेगा, M1 U1, ये साइड आएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे इसे V2 निकाल दिया तो बचा क्या, M1 V1, डन। इज इक्वल्स टू, ये माइनस है वो साइड, ये वाला, ये माइनस है वो साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सो से M1 इसमें भी है तो M1 को कॉमन ले लो, M1 और है क्या, U1 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ये दोनों, ये स्टेप समझ में आया, पहले देखो क्या किया, इसको ये साइड ले आया तो प्लस का माइनस हो गया, उसमें से V2 निकाल दिया तो रहा क्या M1 V1, इसमें से भी V2 निकाल दिया तो रहा क्या M1 V1, अब इसको ये साइड ले गए, M1 कॉमन ले लिया तो M1, देन U1 स्क्वायर, ये माइनस था तो प्लस हो गया और ये माइनस था तो माइनस ही है, डन। समझ में आया, देखो एक भी स्टेप मिस हो गया ना तो आगे समझ में नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे M1 है, यहाँ पे भी M1 है, इसमें से भी M1 निकालू तो ये M1 कट हो जाएगा, डन। तो मैं निकाल रहा हूँ M1 डन, ओके। सो मेरे पास आया है V2 U1 माइनस V1, यहाँ पे क्या है, U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A प्लस B U1 माइनस V1 एंड A माइनस B एंड A प्लस B, तो U1 प्लस, डन। Therefore V2 is equals to, ये तो कट हो गया, तो V2 क्या आया मेरा, U1 प्लस, समझ में आया, समझ में आया, तो ये रहा तुम्हारा इक्वेशन, V2 is equals to V1 plus V1F, वो IF लिखा है लेकिन ये समझ में आ गया, डन, ओके। आगे बढ़े, लिख लो, लिख लो। तो बुक में स्टेप्स डायरेक्ट है, इसीलिए फिर तुम डायरेक्ट बुक में से देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, ओके। जैसे तुम बोल रहे थे कल, सो वो इसलिए क्योंकि बुक में स्टेप्स थोड़े डायरेक्ट है, तो भी नहीं हुआ, अच्छा, लेकिन अभी तो हो गया ना, ओके। चलो यहाँ पर भी हम थोड़े, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि इसको ये साइड लेके तो मैं डायरेक्टली इसको पहले ये साइड लूँ फिर कॉमन लूँ, वो सब स्टेप हम थोड़ा बड़ा थियरी कर सकते हैं, बट फिर टाइम ज़्यादा ना जाए। अगर तुम्हें लिखना हो तो तुम वैसे लिख सकते हो, तो एक स्टेप दो स्टेप इंक्रीज हो जाएंगे कि पहले इसको यहाँ लेके आओ तो M1 U1 V2 माइनस M1 V1 V2, इसको वो साइड ले जाओ तो M1 U1 स्क्वायर माइनस M1 V1 स्क्वायर, उसके बाद तुम कॉमन निकालो, तो बीच में यहाँ पे एक स्टेप तुम वैसे लिख सकते हो, ओके। दैट इज से M1 U1 V2 माइनस M1 V1 V2 इज इक्वल्स टू M1 U1 का स्क्वायर माइनस M1 V1 का स्क्वायर। इसके बाद ये स्टेप लिख सकते हैं, फिर इसके बाद V2 कॉमन लिया तो M1 U1 माइनस M1 V1 वैसे फिर कॉमन, तो वो दिखा सकते हैं। वैसे थोड़ा थियरी लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए, फिर तुम जितना छोटा बड़ा करना चाहो कर सकते हो। ये तो V M1 सब में से कॉमन किया,
फिर रहा क्या यहाँ पे v2, यहाँ पे u1, यहाँ पे v1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे है हमने यूज किया है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यह है a स्क्वायर और यह है b स्क्वायर। सो u1 प्लस v1 ये रहा एंड u1 माइनस v1 ये रहा, तो इसका लिख दिया दोनों। अब ये इसके नीचे आ जाएगा तो u1 माइनस v1 कट हो जाएगा, तो v2 इज इक्वल्स टू सिर्फ ये रहा, u1 प्लस कहाँ गया, गलती हो गई, ये कट हो गया। तो देखो अच्छा हुआ ये पता चल गया, v2 इज इक्वल्स टू u1 प्लस v1 है। ओके, यहाँ v2 है तो v2 तो कैंसिल हो जाता हाँ यस। ओके, सो v2 इज इक्वल्स टू u1 प्लस v1। डन। ओके, आगे बढ़ते हैं। v2 इज इक्वल्स टू u1 प्लस v1 ऐसा आया है हमारा। ओके, v2 इज इक्वल्स टू u1 प्लस v1 ये आया है। अब ये जो हमारा इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 1, m1 u1 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, उसमें हम v2 की ये वैल्यू है वो अंदर डाल देंगे। v2 की ये वाली जो वैल्यू है दैट वी विल पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले क्या था, m1 u1 था और यहाँ पर था m1 v1, सो m1 v1 प्लस m2 v2, सो m2 और v2 की जगह ये लिख दिया u1 प्लस। डन, समझ में आया। v2 की वैल्यू जो हमने फाइंड की वो हमने जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का पहला इक्वेशन था उसमें डाल दी। अब यहां से हमें v1 मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। m1 u1 इज इक्वल्स टू m1 v1, ये अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो हो जाएगा m2 u1 प्लस m2 v2। डन। ओके, इसको ये साइड ले आओ। सो ओके, चलो m1 u1 और मुझे v1 चाहिए ना, इसको भी ये साइड ले आओ। तो से m2 u2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बाकी रहा, v1 को कॉमन ले लिया मैंने तो अंदर बाकी रहा m1 प्लस m2। डन। Therefore, v1 is equals to m1 u1 minus m2 u2 whole divided by m1 plus m2। Done? तो v1 की वैल्यू ये मिल गई है, u1 एंड u2 तो कुछ गड़बड़ हुई है शायद। ये हमारा फॉर्मूला है, v2 is equal to u1 plus v1। ओके, देन u1 plus v1 v2 का फॉर्मूला u1 plus v1। यहाँ पे है m1 u1 m1 v1 and m2 u2, so m1 v1 and m2 v2 yes। so v2 की जगह हमने ये पुट कर दिया, क्या पुट किया, v2 की जगह u1 and v1। ओके, so m1 v1 then m2 u1 and m2 v1। ओके, then m1 u1 minus m2, ये गलती हो गई ना, देखा u1 है ये, और 2 नहीं है ये क्या है, देखो m1 u1 और ये यहाँ आ गया। रुको देखो क्या किया हमने, m1 u1, देखो सिर्फ u1 का u2 लिख देना तो भी पूरा चेंज हो जाएगा। m1 u1 है, इसको मैं ये साइड ले आता हूं तो माइनस m2 u1 है, इज इक्वल्स टू, ये दोनों में से v1 कॉमन ले लिया तो बचा क्या,
m1 प्लस m2 डन। ये दोनों में से v कॉमन लिया, ये साइड आ गया। अब इनमें से u1 कॉमन निकल जाएगा और रहेगा क्या m1 माइनस m2, और यहाँ पे v1 कॉमन है और यहाँ आएगा क्या m1 प्लस m2। देयरफॉर हमें v1 की वैल्यू मिलेगी, v1 इज इक्वल्स टू से m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1। दैट्स इट। ये हमें v1 की वैल्यू मिली। v1 इन द सेंस क्या, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द स्ट्राइकर। ओके, डन। अब हम क्या कर रहे हैं देखो, नाउ ये v1 की वैल्यू हम इसमें डाल रहे हैं। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए v1 और v2, मतलब कोलिजन के बाद स्ट्राइकर की एनर्जी क्या है और स्पीड क्या है और कॉइन की स्पीड क्या है, दोनों चाहिए। क्यों दोनों चाहिए, क्योंकि हम इक्वेट कर सके ना कि कोलिजन के पहले जो हाफ m1 v1 स्क्वायर था उतनी ही होगी, दोनों का सम कर देंगे वो, तभी तो हम बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन है, कंजर्व्ड रह रहा है। सो अब मैं v1 की वैल्यू यहाँ डाल दूंगा, सो v2 मिल जाएगा मुझे u1, और v1 की जगह पूरा ये m1 माइनस m2 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस। डन। नाउ ओके, u1 कॉमन ले रहा हूं तो यहाँ पे रह जाएगा 1 माइनस सॉरी प्लस, यहाँ पर आ जाएगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस। डन। u1 कॉमन ले लिया, अब ये ऊपर जाएगा एलसीएम करके, यहाँ दिख रहा है क्या, दिख रहा है। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर v2 इज इक्वल्स टू, ये ऊपर चला जाएगा 1 के पास। ओके, तो आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस है यहाँ पर m1 माइनस m2, और नीचे क्या है m1 प्लस m2, और मल्टीप्लाई में u1 तो है ही, ये वो तो है ही ना, होल मल्टीप्लाइड में क्या है u1। डन। सो देयरफॉर v2 इज इक्वल्स टू, देखो क्या उड़ रहा है, माइनस m2 प्लस m2 चला गया, तो बचा क्या, ट्वाइस m1 आया, क्या ट्वाइस m1, सो से ट्वाइस m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, दिस इज द वैल्यू ऑफ v2। डन। सो ये जो v1 था वो ये रहा 5.26, और फिर उन्होंने बोल दिया है कि v2 ऐसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, वैल्यू पुट करके मिलेगा जो हमने पुट की। ओके, ये स्टेप उन्होंने नहीं दिखाया गया, डायरेक्टली v2 लिखा है, लेकिन v2 ऐसे इसमें पुट करके मिलेगा। सो v2 आ जाएगा ट्वाइस m1 u1 m1 प्लस m2। ओके, तो ये हमने पूरे दोनों केस डिस्कस किए, कंप्लीटली इनइलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन आल्सो। दोनों केस एक बार अच्छे से देख लो, और डाउट्स हो तो पूछ लो, अदरवाइज हम अब आगे बढ़ते हैं उसमें। हाँ, ये कहाँ गया v2, ये इसमें वैल्यू डालने रहा हूँ। सो v2 इज इक्वल्स टू u1 u1
प्लस V1 की जगह हम ये V1 की पूरी वैल्यू डाल देंगे। तो ये पूरी वैल्यू है m1 माइनस m2 u1 अपॉन m1 प्लस m2। अब दोनों में ये बीच में प्लस टर्म है, तो ये टर्म 1 है और ये टर्म 2 है। सो टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में क्या है, u1 है। सो u1 कॉमन ले लिया, तो टर्म 1 में तो u1 ही है अकेला, उसको भी कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 1। और फिर टर्म 2 में u1 को निकाल दिया, तो u1 के सिवाय जो भी बाकी है वो लिख लो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। फिर एलसीएम ले लिए। डन। अब जो तुम बोल रहे थे वो केस कि भाई क्या केस होगा अगर M2 हाथी है और उसमें हम प्लास्टिक का बॉल मार रहे हैं, तो फिर वो थोड़ी कोलिजन होगा, मतलब हाथी थोड़ी मूव करेगा। हाँ बात सही है। तो वो दोनों केस ले रहे हैं। पहला केस, अगर M1 और M2 दोनों के मासेस सेम है, दोनों के मासेस सेम हो और अगर टकराए तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा किसकी कम, क्या मिलेगा, तो हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। अगर M1 और M2 दोनों के मासेस सेम है तो ये तो जीरो हो जाएगा फिर V1 में, तो पूरा का पूरा V1 क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, M1 माइनस M1 तो जीरो हो गया, तो V1 क्या हो गया, जीरो। V1 मतलब जो स्ट्राइकर है उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। जस्ट इमेजिन, ये केस मैंने तुम्हें बताया था कि अगर इलास्टिक केस है, इलास्टिक कोलिजन है और मैंने स्ट्राइकर से मारा और स्ट्राइकर की वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो, तो उसका मीनिंग क्या है, सारी एनर्जी गई कहां पे, कॉइन में चली गई, क्योंकि स्ट्राइकर वहीं पे बैठ गया, क्योंकि स्टैटिक आ गया ना, जीरो आ गई, उसकी वेलोसिटी जीरो मतलब वो रुक गया। तो वो रुक गया मतलब सारी की सारी एनर्जी कहां चली गई, कॉइन में चली गई। तो अब कॉइन में चली गई मतलब कॉइन है सपोज V2 और से M2 ऑब्जेक्ट 2, तो उसकी देखो V2 ये रहा। अब मैं यहां बोलूं कि M1 इज इक्वल टू M2 है, सो M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, तो ये तो दोनों सेम ही है, तो इसको मैं बोल सकता हूं ट्वाइस M1। अगर ये नीचे ट्वाइस M1 है, ऊपर भी ट्वाइस M1 है, तो ट्वाइस M1 कट हो गया, तो V2 क्या आ गया, U1 हो गया प्रूफ। V2 क्या आ गया, U1, मतलब कि स्ट्राइकर की वेलोसिटी, मतलब कॉइन जो M2 था, ऑब्जेक्ट 2 था, उसकी वेलोसिटी V2 कितनी आई, U1 जितनी। U1 जितनी मतलब क्या, जो स्ट्राइकर की कोलिजन से पहले जो वेलोसिटी थी वही वेलोसिटी से वो मूव करेगा, क्योंकि स्ट्राइकर तो अब रेस्ट पे है। पूरा का पूरा फंडा समझ में आया। अब यहाँ पे हम जो समझ रहे थे वर्डिंग्स में, मैथमेटिकली हमने प्रूफ किया। जैसे मैंने बोला था तुम्हें कि इलास्टिक कोलिजन मतलब स्ट्राइकर से मारूंगा तो स्ट्राइकर ने सारी एनर्जी अगर कॉइन को दे दी तो वो स्टॉप हो जाएगा और सारी की सारी एनर्जी से कॉइन मूव होने लगेगा। तो देखो, अगर मैं बोलूं, मतलब हम डिस्कस करें कि M1 इज इक्वल टू M2 है, तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, मतलब कौन से केस में स्ट्राइकर वहीं पे रुक जाएगा, सच दैट उसकी वेलोसिटी ऐसी है कि दोनों के मास कितने हो जा रहे हैं, सेम जैसे हो जा रहे हैं। तो होगा क्या, मतलब ये तो थ्योरम की बात है, यहाँ पे होगा कि M1 इज इक्वल टू M2, तो V1 क्या हो गया, जीरो, मतलब ऑब्जेक्ट 1 की कोलिजन के बाद स्पीड क्या हो गई, जीरो। कोलिजन के बाद स्ट्राइकर की स्पीड कोलिजन के बाद जीरो हो गई, तो सारी की सारी एनर्जी कहां चली गई, कॉइन में। तो देखो V2 इज इक्वल टू M1 प्लस M1 से ट्वाइस M1, ट्वाइस M1, ट्वाइस M1 कट, तो V2 इज इक्वल टू क्या हो गया, U1, मतलब कोलिजन से पहले स्ट्राइकर की जो वेलोसिटी थी वही कोलिजन के बाद कॉइन की वेलोसिटी हो गई। U1 इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे तो क्या मिल जाएगा, V2 इज इक्वल टू U1, और यहाँ पे M1 इज इक्वल टू M1 इज इक्वल टू M2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू 0। समझ में आया, डीपली समझ में आया अच्छे से। ओके, तो ये रहा, देखो इन्होंने भी केस लिखा हुआ है, इफ टू मासेस आर इक्वल V1F दैट इज U1 हमारे केस में 0 एंड V2F इज इक्वल टू V1I दैट इज V2F दैट इज V2 एंड V1I। अब देखो, हाँ, अगर तुम्हें बुक में से ही ये तो मैंने ट्राई किया है कि तुम्हें सब कुछ एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, फिर भी अगर तुम्हें बुक के नोटेशन यूज करने हैं तो कुछ भी नहीं है। हमने जो U1 बोला है उन्होंने बोला है V1I, ओके, V1I, और हमने जो V1 बोला है उसने बोला है V1F।
और हमने जो U2 बोला है उसने बोला है V2I, और हमने जो V2 बोला है उसने बोला है V2F। दैट्स इट, उतना ही चेंज है और कोई नहीं। तो देखो अभी V2 इज इक्वल्स टू U1 आया, तो V2 कहाँ गया, V2 इज इक्वल्स टू U1, तो V2F इज इक्वल्स टू V1I। तो देखो V2F इज इक्वल्स टू V1I आ गया, केस 1 में लिखा हुआ है V2F इज इक्वल्स टू V1I। समझ में आया? ओके दूसरा क्या आया हमारा, V1 इज इक्वल्स टू 0। तो V1 क्या था, V1 इन द सेंस हमारे केस में V1 क्या है ये, ओके तो V1F इज इक्वल्स टू 0। तो देखो V1F इज इक्वल्स टू 0। समझ में आया? तो सिर्फ नोटेशन डिफरेंट यूज किए हैं। अरे चलेगा ना, क्यों नहीं चलेगा। ओके ये IF करने से अच्छा है U1 U2 V1 V2 यूज करो। ओके सो चलेगा ही, इसीलिए मैंने तुम्हें ये मेथड से बताया, क्योंकि ये IF में गलती होने के चांसेस ज्यादा है। हम U1 V1 निकले, फिर भी हमने बीच में यहाँ पे U1 की जगह U2 लिख दिया था ना, तो सोचो 1I 1F 2I 2F, तो कितना कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ओके समझ में आया दोनों केस? अब क्या बोल रहे थे, दोनों मासेस इक्वल है। दूसरा केस भी है बुक में गिवन, क्या जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि भाई दूसरा हाथी है, मतलब कॉइन इतना मोटा है, मतलब कि एक कॉइन नहीं है, एक के ऊपर 2-3 कॉइन है, ऐसे नहीं, ऐसे रख देते हैं कोई बीच में पूरी बिल्डिंग कर देते हैं, बोले मारो अब स्ट्राइकर से। ओके तो इतनी बड़ी, मतलब ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब M2 इज वेरी 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 ग्रेटर देन M1 मास। तो क्या होगा, सोचो, जस्ट इमेजिन कि हाथी है, उसमें हमने ऐसे प्लास्टिक का बॉल मारा, तो हाथी तो थोड़ा भी मूव नहीं होने वाला। हाँ प्लास्टिक का बॉल वही डायरेक्शन में पीछे आ जाएगा, आगे तो जाएगा ही नहीं, चांस ही नहीं है, वहीं गिर जाएगा, या जिस डायरेक्शन से गया था उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगा। तो देखो कब वो ऐसा होगा, जब M2 इज वेरी 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 ग्रेटर देन M1। तो यहां पर देखो, अगर M2 इज वेरी 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 ग्रेटर देन M1, तो M1 माइनस M2 की वैल्यू क्या आएगी, बहुत ज्यादा नेगेटिव आएगी। ओके क्योंकि M2 बहुत ज्यादा है और M1 बहुत ही कम है। ओके मतलब ऐसा समझो ये 1 है और ये 1000 है, तो 1 माइनस 1000 तो माइनस 999 आएगा। सो माइनस 999 U1 और डिवाइड बाई वापस क्या है 1 एंड 1000, तो 1001। ओके तो केस क्या हो जा रहा है, ये माइनस आया, अब मास की वैल्यू छोड़ दो, लेकिन आया क्या, तुम्हारी ओवरऑल वैल्यू क्या आई, नेगेटिव आई, माइनस 999 डिवाइड बाई 1001 मान लेते हैं वो 1 आया। मैंने जो तुम्हें एग्जांपल दिया उस हिसाब से यहाँ 1 था, यहाँ पे 1000 थी, तो क्या आया तुम्हारा माइनस 999 डिवाइडेड बाई 1001, यही आएगा यहाँ पर। मान लो कि दिस इज 1, क्योंकि 2 ही डिजिट का डिफरेंस है, इसमें 2 ऐड कर दूंगा तो 1001 हो जाएगा। तो मान लो कि दिस इज अप्रोक्सीमेटली क्या 1, बट माइनस 1 है ना, ये तो वैल्यू डिजिट सेम हुई लेकिन माइनस 1 है। सो माइनस 1 इंटू U1, दैट मीन्स अगर मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी बिगर देन मास ऑफ 1, देन जो स्पीड से U1 आ रहा है, मतलब स्ट्राइकर या बॉल जो स्पीड से हाथी से टकरा रहा है, वही स्पीड से उस वही डायरेक्शन में बट नेगेटिव। U1 की जो डायरेक्शन थी वही, लेकिन माइनस U1 की डायरेक्शन में V1 हो जाएगा। मतलब आफ्टर द कॉलिजन बॉल का, देखो बिफोर द कॉलिजन बॉल की वेलोसिटी को हम U1 बोलते हैं, और आफ्टर द कॉलिजन बॉल की वेलोसिटी को हम V1 बोलते हैं। बिफोर द कॉलिजन हाथी की वेलोसिटी को हम बोलते हैं U2, और आफ्टर द कॉलिजन हाथी की वेलोसिटी को हम बोलते हैं V2। तो जब U1 आ रहा है और हाथी से टकरा गया, तो हुआ क्या, वापस ही आने वाला है वो। तो इसीलिए हमें मिला कि V1 मतलब आफ्टर द कोलिजन बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, जिस स्पीड से वो आया था उतनी ही होगी, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। समझ में आया? जो हम बात कर रहे थे वो भी यहां प्रूव हो गया कि अगर दूसरे ऑब्जेक्ट की स्पीड और मास इतना ज्यादा है, जैसे पहाड़ है और पहाड़ पे मैं पत्थर मार रहा हूं, ओके तो भाई पहाड़ पे पत्थर मारा, कोलिजन तो हुआ, बट पहाड़ थोड़ी मूव हो जाएगा उससे, पत्थर ही मूव होगा ना वापस, वही केस है। ओके तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर वही केस तुम यहाँ डिस्कस करो कि M2 इज वेरी 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 ग्रेटर देन M1,
तो देखो m2 मतलब यहाँ पर m1 ये m2 मतलब ऐसा समझो m1 कितना था 1 और m2 कितना था 1000, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 into 2 डिवाइडेड बाई 1001, कितनी वैल्यू है सोचो, 2 डिवाइडेड बाई 1001, मतलब होगा क्या इफ इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, दी v2 विल बी 0। तुम करो 2 डिवाइड बाई 1001 तो भी वैल्यू बहुत ज्यादा कम आएगी, 0.000, 3 0 तो ऐसे ही लग जाएंगे, 2 0। ऐसे ही तुम 1 डिवाइड बाई 1000 करोगे तो आंसर क्या आता है 0.001। डन। तो 2 डिवाइड बाई 1000 करोगे तो आंसर आएगा 0.002। सोचो 0.002 वेलोसिटी हाथी की, वो भी कब, जब हमने हाथी का मास 1000 kg लिया है और बॉल का मास 1 kg लिया है, तब बॉल का मास 1 kg तो होगा नहीं और हाथी का मास भी 1 kg नहीं होगा, 2000 kg तो होगा ही। समझ में आ रहा है? तो वैल्यू क्या आ गई, मतलब v2 मतलब हाथी की स्पीड कोलिजन के बाद क्या हो जाएगी 0। वो टकराने के बाद उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पर्वत पर हम माउंटेन पे पत्थर मारेंगे तो माउंटेन नहीं हिले वाला। हाँ वही मास क्या होगा, हम तो केजी की बात करें, केजी क्या 100 ग्राम भी नहीं होगा। ओके समझ में आया? पक्का? हो देख लो फटाफट दो केस देखे हमने। दोनों केस में याद रखने के लिए कुछ भी नहीं है, देखो मैं रिवाइज करवा देता हूँ। पहला केस दैट इज कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन में पहले तो याद कर लो कि क्या हो रहा है। क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो रही है, उतना हमने मान लिया कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, कंजर्व नहीं हो रही, मतलब क्या हो रही है, लॉस्ट हो रही है। उसको डेरिवेशन कैसे करें, तो भाई हमने समझ लिया कि जब मार रहे हैं स्ट्राइकर से तो आफ्टर द कोलिजन स्ट्राइकर और कॉइन दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। ओके तो m1 मास है स्ट्राइकर का, u1 वेलोसिटी है स्ट्राइकर की बिफोर द कोलिजन, m2 मास है कॉइन का एंड u2 वेलोसिटी है कॉइन की बिफोर द कोलिजन। वो तो रेस्ट पे है, दैट इज 0 हो गई। और फिर यहाँ पे आ गए हम m1 v1 पे, मतलब आफ्टर द कोलिजन एंड बिफोर द आफ्टर द कोलिजन। तो आफ्टर द कोलिजन तो दोनों साथ में जा रहे हैं, तो हमने लिख दिया m1 प्लस m2। वेलोसिटी का पता नहीं तो हमने सिर्फ लिख दिया v1 और v2 नहीं लिखा, दोनों एक साथ जा रहे हैं तो हमने लिख दिया v। वहां से हमें v का फॉर्मूला मिल जाएगा। देन हमने बात की कि अगर ऐसा है कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन है तो एनर्जी तो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। मतलब 1 माइनस मतलब इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा और फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो हमने इनिशियल माइनस फाइनल किया, उसमें जो हमने पहले में से v की वैल्यू निकाली थी वो अंदर डाल दी और हमारी फाइनल वैल्यू आई डेल्टा k की वैल्यू आई हमारी पॉजिटिव। ओके जो पॉजिटिव मतलब कितनी आई, इतनी आई। कहाँ गया, ये स्टार्ट किया हमने, फिर ये वैल्यू डाली, फिर डेल्टा के प्रूव कर दिया क्या, हाँ ये डेल्टा के की वैल्यू क्या आई m1 m2 u1 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस m1 m2, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आई। देयरफॉर वी हैव प्रूव्ड दैट काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। डन। अभी सेकंड, ये बस छोटा सा था। देन सेकंड केस इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन में हम क्या बोल रहे हैं कि दोनों ही स्पीड से जा रहा है, मतलब कोलिजन के पहले कॉइन रेस्ट पे था, स्ट्राइकर के पास एनर्जी है, कोलिजन के बाद दोनों ही मूव कर रहे हैं, बट दोनों जो भी एनर्जी से मूव कर रहे हैं दोनों का सम करेंगे तो स्ट्राइकर की जो इनिशियल एनर्जी थी उतना ही होने वाला है। तो हमने स्टार्ट किया पहले मोमेंटम से, सो मोमेंटम कंजर्व किया तो उसके लिए लिखा m1 u1 इज इक्वल्स टू, क्योंकि m2 u2 तो है ही नहीं, u2 0 है, तो यहाँ पर m1 v1 प्लस m2 v2 हो गया। डन। अब काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रह रही है तो उसको भी इक्वेट कर दिया। अब यहाँ पर दो इक्वेशन मिल गए, लेकिन हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे v2 है और ये दूसरे में v2 स्क्वायर है, v1 है v1 स्क्वायर है, तो हम किसी एक को मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो v1 से करो या तो v2 से करो। v1 से करोगे तो तुम्हें v1 मिलेगा, v2 से करोगे तो v2 मिलेगा। सो हमने v2 से मल्टीप्लाई किया, सो v2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो m1 u1 अच्छा किसको मल्टीप्लाई किया हमने, फर्स्ट को ही हमने v2 से मल्टीप्लाई किया ना, सेकंड को क्यों करेंगे, उसमें तो स्क्वायर ऑलरेडी है। तो m1 u1 v2 m1 v1 v2 m2 v2 स्क्वायर। डन। अब हमने 3 - 2 किया तो इसमें से ये माइनस किया तो m1 u1 v2 माइनस m1 u1 स्क्वायर
पूरा कर दिया, स्टेप लिखा, v2 की वैल्यू मिल गई मुझे u1 प्लस v1। अब जो v2 की वैल्यू मिल गई u1 प्लस v1, ये वैल्यू मैंने डाल दी मोमेंटम इक्वेशन में जहां पर मेरा v2 है, ये उसमें वैल्यू डाल दी तो मुझे क्या मिलेगा, v1 की वैल्यू मिलेगी। तो उसमें मैंने वैल्यू डाल दी, ये मेरा है, इसमें मैंने ये v2 की वैल्यू डाल दी u1 प्लस v1, तो मुझे v1 की वैल्यू मिल गई। ये मुझे v1 की वैल्यू मिल गया। v1 की वैल्यू मैंने वापस इसमें डाल दी तो मुझे v2 की वैल्यू मिल गई। तो v1 और v2 मुझे दोनों की वैल्यू मिल गई। मतलब आफ्टर द कॉलिजन v1 की स्पीड वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड क्या होगी, और v2 की भी स्पीड क्या होगी। उसके बाद दो केस भी हमने डिस्कस कर लिए कि अगर m1 इज इक्वल टू m2 होगा तो ये तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये m1 इज इक्वल टू m2 होगा तो पहले की स्पीड इज इक्वल टू बाद की स्पीड हो जाएगी। दैट इज इलास्टिक, मतलब कंजर्व हो रही है काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा केस कि m2 इज वेरी 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 बिगर देन m1, तो m2 बहुत ज्यादा होगा तो फिर ये माइनस वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू जो भी आए लेकिन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आएगी v1 u1, मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ से बॉल एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल सेम ही, बट हो कितनी जाएगी, नेगेटिव, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी। एंड यहाँ पर अगर हम वही केस देखें m2 इज वेरी वेरी बिगर देन, तो ऊपर छोटी क्वांटिटी है, सपोज से 2 डिवाइडेड बाय 1001, तो आंसर आ रहा है से 0.002 समथिंग लाइक दैट। दैट मींस दूसरा ऑब्जेक्ट मूव करने वाला नहीं है, इसलिए v1 की वैल्यू आ जाएगी C। डन, पक्का। तो चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं इसको। कॉम्प्लिकेटेड टेक्स्ट बुक के कंटेक्स्ट में हम बोलेंगे तो एकदम इजी है, एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। क्या, अब हम 2D, ये 1D था, 1D मतलब टकरा रहे हैं तो जिस डायरेक्शन से आ रहा है कॉइन वही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब ऐसा समझो कि ये सपोज ये कॉर्नर में मेरा होल है, कैरम में वो कॉर्नर में होल है और ये कैमरा है, वहां पर मेरा कॉइन है और यहाँ पे स्ट्राइकर है। तो मैं ऐसे जा रहा हूं और यहां से ऐसे मारा और यहां से डायरेक्ट वहां गया, ओके, स्ट्रेट 1D। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं थोड़ा ऐसे हीरो बन रहा हूं, तो मैं ये यहाँ है, कट मार रहा हूं, तो यहां से जाएगा, यहाँ कट लगेगी, वहां निकालूंगा। ओके ओके, मतलब क्या हो गया, ये 1 डायमेंशंस और ये 2 डायमेंशंस। स्ट्राइकर सपोज मेरा कट मार के वहीं जा रहा है 1D में ही, लेकिन ये 2D में जा रहा है। समझ में आया? सो वो केस डिस्कस करते हैं। से ये मेरा स्ट्राइकर है, इसका है से m1 और से u1, डन। और ये मेरा क्या है, कॉइन, ओके, इसका क्या है m2 एंड u2 बिफोर द कॉलिजन, u1 u2, ओके। अब सपोज मान लो ये रेस्ट पे था तो u2 इज इक्वल टू 0, डन। u2 इज इक्वल टू 0। नाउ टकराए, मतलब टकराए इन जैसे m1 टकराया m2 से, तो हुआ क्या, m2 से m1 यहां चला गया ऐसे और m2 ऐसे चला गया। समझ में आ रहा है? कहीं भी जा सकता है, मुझे नहीं पता कहां जाने वाला है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, क्योंकि ये यहां ही गया तो 1D हो गया ना। 2D भी ऊपर नीचे भी जा सकता है कि सपोज ये डायरेक्शन में सपोज गया, ओके, तो ये डायरेक्शन तो दोनों ही हो गई ना, क्योंकि x में भी बढ़ रहा है, देखो x में भी बढ़ा, ये x में भी बढ़ा, यहां में अगर ऐसे डाल दूं तो देखो ये x में भी बढ़ रहा है और ये y में भी बढ़ रहा है, देखो धीरे धीरे। समझ में आ रहा है? यहां पर भी देखे तो x में भी बढ़ रहा है और नेगेटिव y में भी बढ़ रहा है, तो मतलब 2D आ गया। पक्का समझ में आ गया? ओके ओके। सो सपोज मेरा ये बिफोर द कॉलिजन था, आफ्टर द कॉलिजन मेरा m1 मूव हो रहा है यहाँ पर और m2 मूव हो रहा है यहाँ पर। अंडरस्टूड? डन? ओके। सो होगा क्या, से हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल ले रहा हूं, सपोज दिस इज से θ1 एंड दिस वन इज से θ। डन? तो जो हमने वेक्टर पढ़ा उसके बेस पे हम लिख सकते हैं कि ये है θ1, तो मेरे दो वेक्टर हो सकते हैं, ये x डायरेक्शन में ये हो गया, दैट इज से m1 cos θ1, और y डायरेक्शन में ये हो गया, दैट इज से ये इसकी वैल्यू क्या हो गई,
m1 ही है ना, m1 साइन थीटा 1। डन। वैसे ही ये है m2, तो उसके लिए भी ये आगे जा रहा है, तो उसके लिए भी मैं लिख रहा हूं से m2 cos थीटा 2। और ये तो नीचे जा रहा है ना, मतलब नेगेटिव y में जा रहा है ना, तो उसका नेगेटिव y का कंपोनेंट लिख देता हूं से m2 है ना वो साइन थीटा 2। डन। वेक्टर जो हम लिखते थे कि भाई ये है तो ये थीटा है, तो सपोज ये a है, तो हम इसको लिखते थे से ये है इतना जो है, दिस इज a cos थीटा एंड दिस इज a sin थीटा। डन। वही चीज यहाँ की है। समझ में आया? ये समझ में आ गया तो हो गया, आगे कुछ नहीं। समझ में आ गया? ओके चलो। ओके, अब बिफोर द कोलिजन मोमेंटम लिखते हैं। तो बिफोर द कोलिजन मोमेंटम में क्या आएगा, m1u1 फिर m2u2, बट u2 तो रेस्ट पे है तो उसको नहीं लिख रहा मैं। ओके, लेकिन ये मैं लिख रहा हूं कौन सी डायरेक्शन के लिए, से x डायरेक्शन के लिए, क्योंकि अब तो दोनों है ना, x भी है और y भी है। तो x डायरेक्शन में बिफोर द कोलिजन m1u1 इज इक्वल्स टू, x डायरेक्शन में क्या क्या जा रहा है देखो, आफ्टर द कोलिजन यहां क्या जा रहा है, m1 cos थीटा 1। डन। ओके, तो वहां जा रहा है m1 cos थीटा 1। ओके, m1 cos थीटा 1 देखो यहाँ पे m1 cos थीटा 1 एंड इसकी वेलोसिटी आफ्टर ये u1 u2 एंड से v1 एंड v2। सो m1 cos थीटा 1 और क्या हो जाएगा v1, क्योंकि m1 की बात चल रही है ना, तो वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी v1। हो गया मोमेंटम। अब इसका भी मोमेंटम आना है ना फाइनल, तो उससे प्लस उसका भी आ जाएगा से m2 cos थीटा 2 इंटू v2। डन। समझ में आया क्या किया? फिर से मोमेंटम कंजर्व। सो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। वही करना है, करना यही है। अब यहाँ पर m1u1 ओके प्लस m2u2, लेकिन u2 0 है तो मैंने सिर्फ लिखा m1u1। वहां पर m1v1 प्लस m2v2, बट m1v1 m2v2 में वो स्ट्रेट x डायरेक्शन की बात थी जो हमने पहले कर ली। अब 2D की बात है तो कोई बात नहीं, हम ये x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। सो x डायरेक्शन में क्या है, m1 cos थीटा 1 इंटू, ये एक्चुअली m1 के साथ cos थीटा 1 नहीं आएगा, v1 के साथ cos थीटा 1 आएगा। मास का थोड़ी वेक्टर होता है, ओके वेलोसिटी का वेक्टर होता है। ओके, सो m1 और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1 cos थीटा 1। डन। और m2 और फिर क्या हो जाएगी, v2 cos थीटा 2। डन। समझ में आ रहा है? हाँ या ना, या फिर से समझाओ। जूमी समझ में आया? डन खुशी? ओके, सो ये हो गया हमारा m1 u1 m1 cos थीटा 1 v1 m2 cos थीटा 2 v2। यस, अब y डायरेक्शन की बात करते हैं। सो y डायरेक्शन में देखो, मेरा स्ट्राइकर और से मेरा ऑब्जेक्ट 1 वो तो y में घूम ही नहीं रहा था भाई, वो तो सीधा x में ही आ रहा है, y में कुछ है ही नहीं, तो से 0। और मेरा जो रेस्ट पे है वो तो रेस्ट पे ही है भाई, x और y की तो बात ही नहीं, रेस्ट पे है, तो उसके लिए भी मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0। हम यहाँ क्या लिखने वाले थे, हम अगेन वही लिखने वाले थे m1u1 प्लस m2u2। लेकिन m1u1 कब लिखता, जब मेरी u1 कौन सी डायरेक्शन में होता, y डायरेक्शन में। लेकिन y डायरेक्शन में नहीं है मेरा u1, कौन सी डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में है। ओके, तो y1 के 0 हो जाएगा। और वो तो रेस्ट पे ही है ना, x ना y रेस्ट पे ही है, तो उसके लिए भी 0 हो गया, तो LHS तो 0 ही हो गया। दैट इज इक्वल्स टू, अब दूसरा आफ्टर द कोलिजन, बिफोर द कोलिजन इज इक्वल्स टू आफ्टर द कोलिजन। तो आफ्टर द कोलिजन x वाला तो लिख दिया, लेकिन अभी मैं y की बात कर रहा हूं, तो ये आया ना एक,
ओके ये आया ना ये, तो से m1 इंटू v1 साइन थीटा 1 डन। और वैसे ही इसके लिए सो से m2 v2 साइन थीटा 2, लेकिन ये प्लस था और ये माइनस डायरेक्शन में है तो यहाँ पे माइनस। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आया? श्योर? तो ये तुम उस हिसाब से लिख देना। हाँ ये m1 है, इसको तुम लिख देना से v1 cos थीटा 1 एंड दिस इज v1 sin थीटा 1 एंड दिस इज v2 sin थीटा 2 एंड v2 cos थीटा 2। जो हमने यहाँ पे मैंने बताया वो वहां पर भी फिगर में भी चेंज कर देना। अंडरस्टूड? ओके क्योंकि वेक्टर तो वेलोसिटी का ही होगा ना, मास का थोड़ी होगा। ओके तो वो तो हमने जोश में लिख दिया। ओके सो करेक्टिंग द मिस्टेक। समझ में आ गया? ओके ये लिख दिया हमने, समझ में आ गया। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन मिल गए हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। वैसे ही हम काइनेटिक एनर्जी का भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी का भी लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ से स्ट्राइकर ऑब्जेक्ट 1 उसकी आएगी, ऑब्जेक्ट 2 की नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो 0 है। ओके तो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा से हाफ m u1 स्क्वायर। डन? ओके और इज इक्वल्स टू यहां पर क्या हो जाएगा, अब वहां पर क्या क्या है से हाफ, अगर हम x और y ना ले, सिंपली हम जो बोल रहे हैं वैसा करना चाहे तो वो क्या करेंगे, हाफ m, ये कौन सा था m1, ओके हाफ m1 u1 स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। यही करना है हमें। ओके तो वो इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ बस इसमें हमें डिटेल में नहीं जाना है कि ये x और y डायरेक्शन में होगा तो कैसे होगा, वो हमने इसमें लिख दिया। किसमें? मोमेंटम में। मोमेंटम में हमें x ने y लिख दिया है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में हमें x और y की डायरेक्शन में हमें काइनेटिक एनर्जी नहीं शो करनी है। तो देखो यहाँ पर है ये हमारा जो 1 और 2 28 और 29 इक्वेशन है। सो दिस इज से 28 और से दिस इज से 29 एंड ये जो 30 वाला इक्वेशन है दिस इज द 30th वन। इसीलिए लिख दिया है इन फर्दर द कोलिजन इज इलास्टिक देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। सो वी ऑब्टेन एन एडिशनल इक्वेशन। देन उसके बाद लिखा हुआ है कि हम करके कुछ ना कुछ करके इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट इन द सिलेबस। बट ऐसा लिख सकते हैं। तो 2D के लिए एटलीस्ट राइट डाउन द कोलिजन इक्वेशन फॉर 2D मोशन, तो एटलीस्ट दिस 3 लिखने तुम्हें आने चाहिए। तो इसमें तो कुछ नहीं, ये तो 1D का था वही है, इसमें तो 2D का कुछ आया ही नहीं, 1D का है वही है काइनेटिक एनर्जी का। तो फिर है क्या, तुम्हें मोमेंटम का 2D पर्टिकुलरली ये दो इक्वेशन लिखने आने चाहिए x और y में। और यहाँ पर भी फिर तुम हाफ हाफ कट करोगे तो कट हो जाएगा, बट करना हो तो करो, अदरवाइज यहाँ पे ही हम लीव कर सकते हैं। समझ में आया? पक्का? श्योर? ओके तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंसेप्ट वाइज कंप्लीट होता है। अंडरस्टूड? क्या इनर्जिक का केस नहीं है। ओके सो ओनली दिस मच इज देयर। अंडरस्टूड? ओके समझ में आया? सो नहीं है कंप्लीटली इनइलास्टिक, देख लिया ना हमने, बीच वाला इनइलास्टिक नहीं है, कंप्लीटली इनइलास्टिक देख लिया हमने ऑलरेडी। तो कंप्लीटली लिखना रहेगा अच्छा नहीं तो कंप्लीटली, क्योंकि देखो हमने एक्चुअली किया है कंप्लीटली इनइलास्टिक, लेकिन कंप्लीटली इनइलास्टिक में भी हमने किया तो है इनइलास्टिक ही। क्यों बताओ, चलो तुम बताओ क्योंकि अगर कंप्लीटली इनइलास्टिक हम लेते
तो वो जो डेल्टा के की वैल्यू हमने इनिशियल माइनस फाइनल जो की वो पॉजिटिव आई, वो पॉजिटिव नहीं आती, जैसी है वैसी ही रहती, जीरो हो जाती, क्योंकि जितनी कंप्लीटली इनइलास्टिक मतलब क्या, तुमने सारी की सारी एनर्जी लॉस्ट कर दी, सारी की सारी एनर्जी लॉस्ट कर दी, तो फिर इनिशियल एनर्जी तुम्हारे पास कुछ है और फाइनल एनर्जी तुम्हारे पास नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो मतलब डेल्टा के क्या हो जाएगा, सिर्फ जो इनिशियल थी वही हो जाएगी, लेकिन उसकी नेगेटिव वैल्यू। कब? जब फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, तो इनिशियल माइनस फाइनल करोगे तो जो इनिशियल है वही है, फाइनल में कुछ है ही नहीं, लेकिन हमने तो फाइनल में लिया हुआ है ना, तो हमने एक्चुअली जो डिस्कस किया है दैट इज हमने इनइलास्टिक ही डिस्कस किया है, बट हमने कंप्लीटली इनइलास्टिक बुक में भी लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हमने कंप्लीटली इनइलास्टिक लिखा, उसके बाद लास्ट में दो केस देख लिए ना कि भाई m1 m2 इक्वल होंगे तो क्या होगा, तो उसमें आ गया डायरेक्टली इलास्टिक वाले केस में, ओके, कि m1 m2 इक्वल है और m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन। समझ में आ रहा है? ओके, डन। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। कंसेप्ट वाइज न्यूमेरिकल्स आर पेंडिंग, आई थिंक अराउंड 5-6 न्यूमेरिकल्स वी हैव डन, 7 से बाकी है। सो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7 न्यूमेरिकल्स we will do tomorrow. Done. Tomorrow working. टुमारो क्लास है मतलब आप क्या बोले? Working. अच्छा, हाँ।